कैसे करूं मैं तेरे खुद को काबिल है जिंदगी। जब मैं आदतें बदलता हूं तो तू शर्तें बदल देती है। नमस्कार। उत्तम सर के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों ने लगातार भूगोल के कई सारे सवालों को हमारे क्लास के माध्यम से देखने का प्रयास किए हैं। आज हम लोग बहुत ही सुंदर सुंदर सवालों को लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित हैं और आज भी हम आप लोगों को संसाधन से जुड़े हुए बहुत ही विभिन्न प्रकार के सवाल को बताएंगे, जिसमें आप लोग मिट्टी पर आधारित, परमाणु विद्युत गृह पर आधारित और बहुत ही सवाल विविध प्रकार के प्रश्न हैं जो आप लोग इस वीडियो के माध्यम से सीख पाएंगे। दोस्तों, आइए बिना देर किए हुए इस क्लास का शुरुआत करते हैं। आइए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। सबसे देखिए, भूगोल जो है आप लोग जानते होंगे कि ये जीएस के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है और ये एक ऐसा सब्जेक्ट होता है कि ये आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कंपटीशन दृष्टिकोण से भी अगर कर रहे हैं, बोर्ड्स के लिए तो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही, और साथ ही साथ अगर कोई भी अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। दोस्तों, आइए आज के इस प्रश्न के माध्यम से हम आप लोगों को रूबरू कराते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है बाबू साहब कि भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है। सोना साहब, आप लोग जानते होंगे कि हमारे देश में बहुत प्रकार के खनिज संसाधन पाए जाते हैं, तो लेकिन यहाँ हमारे सवाल में पूछा जा रहा है कि कौन किस प्रकार का कोयला पाया जाता है, बताइए कैसा कोयला। आप लोग जानते होंगे कि कोयला का 4 प्रकार होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट होता है। लेकिन बाबू साहब, हमको बस यहाँ ये बताना है कि भारत में हमारे देश में कैसा कोयला पाया जाता है। तो याद रखना है आप लोगों को कि हमारे देश में एंथ्रासाइट नहीं बल्कि बिटुमिनस टाइप का कोयला जो है बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है ना। यानी कि जो एंथ्रासाइट कोयला होता है ये सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है, सबसे अच्छे क्वालिटी का कोयला होता है। लेकिन भारत में इस चीज का कहीं ना कहीं कमी है कि सबसे अधिक मात्रा में जो कार्बन पाया जाता है कोयला में, एंथ्रासाइट में, वो यहाँ नहीं पाया जाता बल्कि बिटुमिनस टाइप में जो है कोयला यहाँ पर पाया जाता है। और आप लोग जानते होंगे कि हमारे देश में बहुत ऐसे जगह हैं, झारखंड हो गए, झारखंड में बहुत सारे जगह है जैसे झरिया, बोकारो, गिरिडीह, इन सारे जगहों पर कोयला का जो है खान है। तो याद रख लीजिएगा हमारे देश में कोयला कैसा पाया जाता है। तो हमारे देश में जो कोयला पाया जाता है वो आप लोगों को बिटुमिनस टाइप का कोयला पाया जाता है। आप लोग इससे पहले के वीडियो में बहुत सारे सवाल को हम आज 61 से स्टार्ट किए हैं। हम आप लोगों को वीडियो में लिंक दे देंगे, आप लोग इससे पहले वाला क्लास अवश्य देख लीजिएगा। आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है कि भारत की प्राचीनतम कोयले की खान, प्राचीनतम कोयले की खान जो है कहाँ है और कौन है, बताना है आप लोगों को कि मतलब सबसे पुराना जो कोयला का खान है वो कौन होता है, कहाँ सबसे पहले कोयला का जो है उत्पादन खनन चालू किया गया। आप सभी के सामने 4 ऑप्शन है, रानीगंज, झरिया, धनबाद या कोरबा, बताना होगा कहाँ है। बताइए कि हमारे भारत देश में सबसे प्राचीन जो है यानी पुराना कोयले की खान कौन है। तो बाबू साहब, इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है आपका रानीगंज, रानीगंज जो कि पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है, जो कि पश्चिम बंगाल राज्य में, पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। आप लोग जानते होंगे पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आप लोग जानते हैं ये बहुत ही दिनों से मुख्यमंत्री है। तो रानीगंज जो है पश्चिम बंगाल राज्य में है और लगभग 1972-73 से ही बाबू 1972-73 से ही क्या है कि यहाँ पर कोयले का खनन किया जा रहा है, यानी ये हमारे देश का पुराना कोयले का जो है सो खनन केंद्र है। ठीक है, आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय कौन है। भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय, इसका मतलब ये होता है कि बाबू मनुष्य के गतिविधि के द्वारा या निर्माण करने के द्वारा बांध बना करके या इस तरीका से जो है कृत्रिम तरीका से आदमियों के द्वारा बनावटी है ना, प्राकृतिक नहीं। जैसे देखिए कि प्राकृतिक बहुत सारी नदियां प्राकृतिक होती है, नदी को हम आप नहीं बनाते हैं, लेकिन ये जो मानव निर्मित जलाशय है ये मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। तो ये सबसे बड़ा कौन है, बताना है। देखिए, तो पहला आप लोगों के सामने ऑप्शन है कि नागार्जुन सागर, कृष्णा सागर, गोविंद बल्लभ पंत सागर और चौथा है गोविंद सागर। तो बड़ा ही सुंदर इस सवाल का जवाब होता है, इस सवाल का जवाब होता है गोविंद बल्लभ पंत सागर। और देखिए इस क्वेश्चन में सबसे बड़ा ऑप्शन भी यही है, तो कितना अच्छा इस सवाल का उत्तर हो जाएगा
कि गोविंद वल्लभ पंत सागर जो है भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है बाबू, सब याद रखिएगा। और इसके बारे में कुछ आप लोगों को तथ्य ये जान लेना होगा कि आखिर ये किस नदी पर बना हुआ है सोना। तो ये बना हुआ है आपका रिहंद नदी पर। किस नदी पर बाबू हो? रिहंद नदी पर बना हुआ है। और रिहंद नदी के साथ साथ ये नदी है कहाँ? तो ये आप लोग याद रखिएगा उत्तर प्रदेश राज्य में, उत्तर प्रदेश राज्य में है। ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं ना? इसको मस्ती तरीका से समझने का प्रयास कीजिए। इन सारे सवालों को अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो आने वाले जितने भी कॉम्पिटिशन्स हैं उनमें आप लोगों को इनमें से क्वेश्चन आप लोगों को देखने को अवश्य मिल जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा गोविंद वल्लभ पंत सागर जो है ये भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है। ये रिहंद नदी पर बना हुआ है, उत्तर प्रदेश राज्य में है, जहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, अपने कामों को लेकर के चर्चा में रहते हैं। ठीक है, आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं बाबू साहब। अगला हमारा बहुत ही सुंदर सवाल है कि भारत बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? हमारे देश में कुल 28 राज्य है अभी वर्तमान में, लेकिन उसमें से आप लोगों को बताना होगा कि बॉक्साइट, बॉक्साइट आप लोग जानते हैं, बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क होता है जिनसे एल्युमिनियम का तार बनाया जाता है। एल्युमिनियम बहुत ही उपयोगी धातु है बाबू, है ना? इनका तो विद्युत के रूप में बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है। तो आखिर इसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो ये याद रखिएगा आप लोग कि इसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है ओडिशा राज्य, है ना? कौन सा राज्य? ओडिशा राज्य, जिनकी राजधानी भुवनेश्वर है ना? ओडिशा राज्य में जो है बॉक्साइट सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। और बॉक्साइट है क्या? तो बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का प्रमुख क्या है बताइए? अयस्क है, इन्हीं से निकाला जाता है। तो ये याद रखिएगा आप लोग, इसका तस्वीर भी यहाँ देख सकते हैं। ठीक, तो ओडिशा राज्य में ये सब सर्वाधिक मात्रा में जो है सो उपजाया नहीं, मतलब वहां पर ये सर्वाधिक मात्रा में खनन किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला हमारा सोना सवाल है कि कार्बनिक खनिज निम्न में से कौन है? उस खनिज का चयन आप लोगों को करना है इन चारों में जिसमें कार्बन पाया जाता है। बताइए किसमें कार्बन पाया जाता है? कोयला में, या अभ्रक में, या बॉक्साइट में, या तांबा में? कौन ऐसा चीज है बताइए, कौन ऐसा इसमें है जिसमें कार्बन पाया जाता है बहुत अधिक मात्रा में बाबू साहब? तो आप लोग जानते होंगे कि अभ्रक एक अधात्विक तत्व है, मतलब अकार्बनिक है। बॉक्साइट एक धात्विक तत्व है क्योंकि ये एल्युमिनियम इनसे निकाला जाता है। और तांबा तो आप लोग सभी आदमी जानते हैं कि एक प्रकार का मेटल है, धातु है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा कोयला। कोयला में बाबू कार्बन पाया जाता है और ये कार्बन से ही मिलकर के बना होता है ना? जो आप लोग जानते होंगे कि कोयला के कुल 4 प्रकार होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। जिसमें एंथ्रासाइट में सर्वाधिक मात्रा में कोयला पाया जाता है ना? सर्वाधिक मात्रा में कार्बन पाया जाता है। एंथ्रासाइट में 90% से भी अधिक बाबू कार्बन की मात्रा जो है पाया जाता है। तो याद रख लीजिएगा, कार्बनिक खनिज का जब चर्चा है तो ये इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? कोयला हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। आज के इस क्लास में बहुत ही सुंदर सवालों का हम सम्मिलित किए हैं ताकि हमारे विद्यार्थी को कोई दिक्कत ना हो। आइए, हमारा अगला सवाल है सोना कि मैंगनीज उत्पादन में, मैंगनीज एक प्रकार का धातु है बाबू, और इनके उत्पादन में कौन सा अग्रणी राज्य है बताना होगा। मैंगनीज एक प्रकार का खनिज है, इनका काफी उपयोग किया जाता है ना? तो मैंगनीज के उत्पादन में आप लोगों को बताना होगा कि कौन ऐसा राज्य जो अग्रणी है। आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन है, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। बड़ा ही मैचिंग करके इसमें दिया हुआ है, तो आप लोग ध्यान से बताइए इसका क्या आंसर होगा। कहाँ सर्वाधिक मात्रा में जो है, कौन ऐसा जगह है जहां सर्वाधिक मात्रा में मैंगनीज का क्या होता है? उत्पादन होता है। तो याद रख लीजिएगा बाबू, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन? ओडिशा। ओडिशा राज्य में मैंगनीज का बहुत ही अधिक मात्रा में उत्पादन होता है। और दूसरे नंबर पर जो राज्य है वो है मध्य प्रदेश। ठीक है ना? तो मैंगनीज एक प्रकार का धात्विक खनिज है। मैंगनीज एक प्रकार का खनिज है जो सर्वाधिक मात्रा में हमारे भारत देश में ओडिशा राज्य में खनन किया जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। निम्न में कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है बताइए। लौह अयस्क का कौन है एक प्रकार, ये आपको बताना है। लौह अयस्क का एक प्रकार बताइए बाबू। लोहा का बाबू कुल 5 अयस्क होता है, आप लोग जानते होंगे। हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, लिमोनाइट और
आयरन पाइराइट होता है। तो इन पांचों में से आप लोगों को खोजना है कि क्या होगा, लिग्नाइट। लिग्नाइट तो आप लोग जानते होंगे ये कोयला का एक प्रकार है, कोयला का प्रकार होता है एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। तो लिग्नाइट तो नहीं होगा, बिटुमिनस भी कोयला का है, लेकिन हेमाटाइट तो सभी विद्यार्थी जानते होंगे कि इनसे Fe निकाला जाता है। ये लोहा का क्या है, एक प्रकार का अयस्क है। लोहा के कुल 4 अयस्क होते हैं, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, लिमोनाइट और आयरन पाइराइट। ठीक, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा हेमाटाइट, और इससे सर्वाधिक मात्रा में लोहा निकाला जाता है, ये तो आप लोग जानते होंगे हेमाटाइट के बारे में। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलिए आइए। बहुत ही फेमस सवाल और लगभग हर कंपटीशन में चुनिंदा सवाल जो पूछा जाता है, भाखड़ा नांगल परियोजना के बारे में। भाखड़ा नांगल परियोजना, आइए मेरे दोस्त, मेरे प्यारे दोस्त, कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है। ये प्रश्न एग्जामिनर के लिए इतना ज्यादा प्रिय है कि हर एग्जाम में आते रहता है ना। ये ऐसा सवाल है कि कभी नदी पूछेगा, कभी नदी दे करके बोलेगा कि कौन सा परियोजना है बना हुआ, तो मतलब उल्टा पुल्टा करके इस सवाल को कई बार एग्जाम में पेश किया जा रहा है। आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है। तो बाबू सब आप लोगों को ध्यान में रखना होगा कि भाखड़ा नांगल परियोजना जो है ये सतलज नदी पर बना हुआ है। किस नदी पर बना हुआ है, सतलज नदी पर, दो पहाड़ों के बीच इस तरीका से जो है हिमाचल प्रदेश राज्य में, हिमाचल प्रदेश राज्य में जो है ये बना हुआ है, हिमाचल प्रदेश राज्य में ये है। और ये सतलज नदी पर बना हुआ है, 226 मीटर ऊंचा, 226 मीटर ऊंचा है। और इसको सोना सब याद रखिएगा, गुरुत्वीय बांध कहा जाता है। गुरुत्वीय मतलब भारी बांध, गुरुत्वीय बांध जो है ये कहलाता है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये देखिए सबसे ऊंचा भी है एक प्रकार का, है ना। गुरुत्वीय बांध है, 226 मीटर इसकी ऊंचाई है ना। और ये हिमाचल प्रदेश राज्य में किस नदी पर बना हुआ है बाबू, तो ये सतलज नदी पर बना हुआ है, सतलज नदी पर बना हुआ है। बाबू साहब जब हमारा देश आजाद हो गया था 1947 ईस्वी में, उसके बाद इसका काम तो चालू ही हुआ 1948 ईस्वी में। 1948 ईस्वी में इसका काम ही शुरू हुआ, बनने का तैयार हो, ये बनना चालू हुआ। और लगभग बहुत समय लगा था इस बांध को बनने में। एक साइड पानी को पूरा घेर करके और बांध बनाया जाता है, फिर यहाँ टरबाइन फिट किया जाता है, मोटर, और उस मोटर से जो है जब ये नाचता है तो वहां से बिजली पैदा किया जाता है। सोना सब ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इसको बहुउद्देशीय परियोजना भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बहुउद्देशीय परियोजना, यानी एक इस उद्देश्य की पूर्ति करने से बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति हो जाती है। ठीक, अब लगता है तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा इसमें। आइए, निम्न में कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास, मतलब खुद अपने प्रयास से, वह कौन ऐसा परमाणु विद्युत केंद्र है जो खुद अपने प्रयास से जो है हमारे देश में बनाया गया है, बताइए। आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन है, राणा प्रताप सागर परमाणु विद्युत केंद्र, नरौरा परमाणु विद्युत गृह, तारापुर परमाणु केंद्र और कल्पक्कम परमाणु विद्युत गृह। बताना है बाबू आप लोगों को कहाँ है, बताइए। तो याद रख लीजिएगा सोना, हमारे देश में पहला जो है स्वदेशी प्रयास से बनाया गया जो है ये है आपका कल्पक्कम परमाणु विद्युत गृह, कल्पक्कम परमाणु विद्युत गृह। और ये हमारे देश के तमिलनाडु राज्य में स्थित है, तमिलनाडु राज्य में, तमिलनाडु राज्य में ये क्या है, बना हुआ है। ये आप लोगों को याद रखना है, कल्पक्कम परमाणु विद्युत गृह। ठीक है, समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। राणा प्रताप नहीं होगा, नरौरा नहीं होगा, तारापुर, तारापुर तो आप लोग जानते होंगे कि बहुत फेमस है। तारापुर महाराष्ट्र राज्य में जो है, ये महाराष्ट्र राज्य में बना हुआ है और हमारे देश का सबसे पहला परमाणु विद्युत गृह है, बड़ा भी है ना। तो ये आप लोग को बिल्कुल ध्यान में रखना है। कल्पक्कम इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मतलब खुद के हमारे भारत देश, आत्मनिर्भर भारत जो जिसको आप लोग समझते हैं कि अपने प्रयास से, मतलब इसमें किसी का सहयोग नहीं हुआ है, किसी दूसरे देश का सहयोग नहीं हुआ है। कई बार बाबू दूसरे देश के सहयोग से भी बनाया जाता है, तो ये आप लोग को बिल्कुल ध्यान में रखना है। ठीक है, इसका कल्पक्कम आंसर हो जाएगा। आइए, हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में, हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है, ये आप लोगों को बताना है। बाबू साहब हिमाचल प्रदेश राज्य क्या बहुत ही फेमस जगह आप लोग जानते होंगे कि शिमला, कुल्लू, मनाली, ये सब जो है वहां पर घूमने वाला बहुत जगह है। लेकिन एक जगह है मणिकरण भूतापीय ऊर्जा केंद्र, ये याद रखिएगा। यहाँ पर भूतापीय ऊर्जा केंद्र जो है स्थापित है, यानी यहाँ पर जमीन के अंदर से जो ऊर्जा उत्पन्न होता है उसका संग्रह किया जाता है ना। और ये याद रखिएगा कि एशिया का सबसे ऊंचा भूतापीय केंद्र भी है ना।
ये हमारे देश ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे ऊंचा भूतापीय केंद्र जो है ये है मणिकरण भूतापीय केंद्र, जो कि हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है ना। और आप लोग ये भी जानते होंगे कि भूतापीय ऊर्जा केंद्र जो होता है हमारे पृथ्वी के अंदर नीचे जैसे जैसे जाते हैं वहां पर क्या होता है, उसके केंद्र में बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा है ना। तो भूतापीय ऊर्जा संयंत्र हम लोग किसको कहते हैं, जमीन से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसी को हम लोग भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। और भूतापीय ऊर्जा केंद्र जो है हिमाचल प्रदेश के मणिकरण राज्य में स्थित है संयंत्र, जहां से जमीन के अंदर से ऊर्जा निकाला जाता है। ठीक है, चलिए आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला हमारा सवाल है कि ब्रिटेन देश के सहयोग से यानी इंग्लैंड देश के सहयोग से बाबू कहां लौह इस्पात उद्योग जो है बनाया गया है, बताइए। मतलब कि चार ऐसा आप लोगों के सामने ऑप्शन है, बोकारो, राउरकेला, सेलम और दुर्गापुर। इन चारों जगहों में कहां लोहा का इस्पात जो है उद्योग लगाया गया है आप लोगों को बताना होगा। उसमें भी किस देश के सहयोग से, तो ब्रिटेन देश के। और बाबू ये सवाल हम अपने मन से नहीं बनाए हैं बल्कि ये पूछा हुआ है आप लोगों के पहले एग्जाम में, है ना। इसलिए इनको तो याद करना इतना इंपॉर्टेंट ही है। इस क्वेश्चन का सुना राइट आंसर हो जाएगा आपका दुर्गापुर। और दुर्गापुर याद रखिएगा ये कहां पर है, ये पश्चिम बंगाल राज्य में है। पश्चिम बंगाल जिसकी राजधानी कोलकाता है, पश्चिम बंगाल राज्य में है। किस राज्य में, पश्चिम बंगाल राज्य में है। और पश्चिम बंगाल राज्य में यहाँ पर लौह इस्पात उद्योग जो है सो स्थापित किया गया है। किस देश के सहयोग से, ब्रिटेन देश के सहयोग से। भूल वो कर रहे हैं आप लोग, मन लग रहा है आप लोगों को। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो इसे लाइक शेयर करना ना भूले, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को ना भूले, है ना। चलिए आइए अगला सवाल की ओर चलते हैं। बहुत सुंदर सवाल कि बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुआ। बाबू साहब आप लोग जानते होंगे कि बाघ एक संकटापन्न जीव है। मतलब इनकी संख्या अब उतनी ज्यादा नहीं है जितने पहले हुआ करता था। ये अब धीरे धीरे इनकी संख्या घटते जा रही है, बाघों की संख्या। ये अब क्या है कि बहुत चुनिंदा जगह पर ही बाघ पाया जाता है ना। हालांकि कुछ विगत वर्षों में इनकी संख्या में वृद्धि भी दर्ज किया गया है। तो कह रहा है कि बाघ को बचाने के लिए बाघ का परियोजना शुरुआत किया गया था। ये कब शुरू किया गया बताइए, 1970 में, 1973 में, 1975 में, 1978 में, कब शुरू किया गया। तो बाबू साहब इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग ध्यान में रखिएगा, 1973 ईस्वी में शुरू किया गया था। बाघों को बचाने के लिए जो है बाघ परियोजना की शुरुआत किया गया था। और ये याद रखिएगा ये उत्तराखंड राज्य के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से शुरू किया गया था, जो हमारे देश का सबसे जो है पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, उत्तराखंड राज्य में है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। वहीं से शुरुआत किया गया था। और इस समय हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री जो है इंदिरा गांधी हुआ करती थी। ये आप लोग याद रखिएगा, बाघ को जो है बचाने की शुरुआत उसी समय में हो गया था। ठीक है, मस्त तरीका से। और बाघ आप लोग जानते होंगे कि बाबू ये एक मांसाहारी जीव है और ये हिरन इनका बहुत ही पसंदीदा भोजन होता है ना। जंगल का तो एकदम समझ लीजिए कि सब बहुत ही राजा होता है, समझ लीजिए जो शेर राजा होता है। हालांकि इन सब का भी रुतबा रहता है जंगल में अपना। आइए अगला सवाल की ओर चलते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही फेमस राष्ट्रीय उद्यान है बाबू, बताइए। आप लोग इनका कुछ हम दृश्य भी यहाँ दे देते हैं ताकि आप लोगों को बहुत ही सुंदर मनमोहक लगे देखने में, है ना। तो चलिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या असम में, किस राज्य में है बताना है आप लोगों को, बताइए। तो ये बड़ा फेमस राज्य है ना। और ये तेल उत्पादन के लिए भी बहुत ही फेमस राज्य है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा असम राज्य। कौन सा राज्य, असम राज्य में है बाबू काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और देख रहे हैं ये एक सिंग वाला सोना गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। एक नाक पर ऐसे करके एगो सिंग रहता है, ऐसे नाक पर, है ना। क्या करेगा कि देखिए भगवान इसको किस तरीका से इसके शरीर को बनाया है कि जैसे आप लोग एक कहानी सुने होंगे कि होलिका दहन में एक होलिका अपने शरीर पर कपड़ा लेकर के रह जाता था जिससे वो आग से नहीं जलता था। तो ठीक उसी प्रकार से इस एक सिंग वाला गेंडा के शरीर पर ऐसा बुलेट प्रूफ, है ना, लगता है कि ऊपर से वो चादर रहता है, उसको गोली मारने से भी इसमें जल्दी जो है छेद नहीं होते रहता है ना। ये बड़ा ही गजब का जीव होता है और कीचड़ में रहता है। ये देखिएगा, जब अभी कभी मौका मिले घूमने के लिए तो जाइएगा तो ये कीचड़ में रहता है और घास खाने का ही काम करता है। ठीक है, चलिए। तो ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका असम राज्य में है।
अगले सवाल की ओर चल दिए, आइए आइए। भारतीय वन्य जीव बोर्ड, भारतीय वन्य जीव बोर्ड का जो है गठन कब किया गया था बाबू, बताना है। वन्य जीव जंतुओं, जंगली जीव जंतुओं को बचाना कितना इंपॉर्टेंट है, ये सभी समझाने की बात नहीं है कि जंगली जीव देखिए क्या है कि ये पर्यावरण को संतुलन में बहुत सहायता करता है ना। कोई चीज मर जाता है उसको हम लोग फेंक देते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि इनको वो खा के पचाता है। तो वन्य जीव बोर्ड का गठन कब किया गया बताइए, तो सन 1952 ईस्वी में जो है भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन किया गया, यानी जंगली जीव जंतु को बचाने से संबंधित बातें उसमें होता है। वहां पर सारा बात जो है कैसे उनको बचाया जाए, इनकी संख्या में कैसे वृद्धि हो कमी हो, कैसे ये मतलब इन सारे बातों पर चर्चा करना कहाँ जो है होता है, भारतीय वन्यजीव बोर्ड में होता है। 1952 ईस्वी में इनकी स्थापना हुआ था। ठीक है, आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। टेक्सोल, 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 टेक्सोल एक बहुत ही सुंदर बाबू एक दवा है, बताइए टेक्सोल। बहुत ये सवाल बहुत ही सुंदर है और काफी एग्जाम में आया हुआ है कि टेक्सोल नामक जो दवा होता है उसका उपयोग कहाँ होता है, मलेरिया में या एड्स में या कैंसर में या टीबी में, बताइए किस में होता है बताइए। टेक्सोल बाबू सब मलेरिया के उपचार में जो है Q9 उपयोग किया जाता है, Q9 है ना। मलेरिया नामक जो रोग होता है उसमें Q9 का उपयोग किया जाता है, Q9 का। और एड्स तो आप लोग जानते हैं कि एड्स एक प्रकार का संक्रामक बीमारी है ना। एड्स एक प्रकार का जो है सो ये अनैतिक यौन चारण से जो है हो जाता है मनुष्य में, हालांकि इनकी तो और भी कारण होते हैं, कैंसर और टीबी। तो आप लोगों को इन चारों में से बताना है कि टेक्सोल का उपयोग किस में होता है। तो सुना सब, ये आपको ध्यान में रखना है कि टेक्सोल का उपयोग जो है सो कैंसर के उपचार में किया जाता है। जब हमारे शरीर में कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से वृद्धि करने लगती है कहीं भी किसी भी जगह पर, तो उसी को हम लोग कहते हैं कैंसर, है ना। शरीर में किसी भी भाग में, शरीर के किसी भी भाग में जब कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से विभाजित होने लगती है ना, तो उसको हम लोग कहते हैं कैंसर। और कैंसर के उपचार में ही होता है टेक्सोल का उपयोग। ठीक, आइए। निम्न में कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत वैसा ऊर्जा स्रोत बाबू जिसमें क्या होता है कि जिसको हम लोग पुनः प्राप्त कर सकते हैं, एक बार समाप्त हो जाने के बाद फिर से अगर हम लोग प्राप्त कर सकते हैं तो उसको ही नवीकरणीय कहा जाता है। और अनवीकरणीय उसको कहा जाता है जिसको हम लोग पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो सीधा सीधा बात है कि अगर सौर ऊर्जा के बारे में बात किया जाए तो ये कभी खत्म नहीं होगा बाबू, होगा बताइए तो कभी खत्म। सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा खत्म होने का मतलब ये धरती खत्म हो जाएगा, है ना। सूर्य के ऊर्जा से ही पेड़ पौधा में प्रकाश संश्लेषण होता है और प्रकाश संश्लेषण के बाद ऑक्सीजन निकलता है, जिसके कारण हम लोग जीवित रह पाते हैं, अन्यथा ऐसा तो होगा नहीं। इसलिए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा। चलिए आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला हमारा सवाल है कि निम्न में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम लोग क्या कहेंगे, बताइए। दो प्रकार के जलोढ़ मिट्टी होता है बाबू, जल के द्वारा जो मिट्टी बहा करके लाया जाता है उसे ही हम लोग जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। और नया जलोढ़ मिट्टी को बाबू कहा जाता है खादर, नया को कहा जाता है खादर, नया को कहा जाता है खादर। और पुराने जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है, आप लोग याद रखिएगा, बांगर। पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाएगा और नया जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाएगा। जलोढ़ मिट्टी बाबू काफी उपजाऊ मिट्टी होता है, इसमें गेहूं, है ना, इसमें गेहूं बहुत अधिक मात्रा में उपजाया जाता है। पानी का जहां पर स्रोत रहता है, जल के द्वारा जो मिट्टी बहा के लाया जाता है, जैसे गंगा के किनारे किनारे जो है इस प्रकार की मिट्टी जो है सो काफी मिलता है ना, ये याद रखिएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला हमारा सवाल है कि प्रथम राष्ट्रीय जल नीति, जल नीति, जल नीति का मतलब होता है बाबू कि हमारे देश की नदियां से दूसरे देश में कितना पानी जाएगा नहीं जाएगा, है ना, या हमारे देश में कितना उपयोग होगा, दूसरे देश को कितना पानी देना है। तो ये नीति का जो है सो नीति जो है कब लागू किया गया, तो ये याद रखिएगा सितंबर 1987 ईस्वी में जो है ये जल नीति लागू किया गया। मतलब क्या है कि देखिए पहले हमारे देश में जल के बारे में कोई भी नीति नहीं हुआ करता था, मतलब जितना मर्जी है उतना हम किसी को दे सकते हैं, कोई मतलब नहीं उस पर क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। लेकिन सन 1987 ईस्वी में इस पर विचार किया गया कि चूंकि इस पर नियंत्रण बहुत ही जरूरी है, अन्यथा फिर दिक्कत होगा, इसलिए सितंबर 1987 ईस्वी में जो है राष्ट्रीय जल नीति का क्या किया गया, शुरुआत किया गया, जल नीति बनाया गया। आइए, बहुत ही सुंदर आप लोगों के सामने एक सवाल है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है बाबू। तो याद रखिएगा, सुना
जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है ये है आपका उत्तराखंड राज्य में। किस राज्य में है? उत्तराखंड राज्य में है। और ये राज्य आप लोग जानते होंगे कि पर्वतों से पूरा घिरा हुआ राज्य है ना। पर्वत यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में, यहाँ भूस्खलन बहुत अधिक मात्रा में होता है ना। और उत्तराखंड राज्य का जो ये बाबू ये राष्ट्रीय उद्यान है, ये भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे पहला, भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसे सन 1936 ईस्वी में, इसे सन 1936 ईस्वी में शुरुआत किया गया था। पहले इनका नाम हेली नेशनल पार्क हुआ करता था। हेली नेशनल पार्क हुआ करता था। 1936 इसमें शुरुआत किया गया था। इसका ये आप लोगों को ध्यान रखना है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का, है ना। पहला जो है सो सबसे 36 हो जाएगा। हेली नेशनल पार्क के नाम से इसको जाना जाता था पहले। देखिए यहाँ इसका नाम जिम कॉर्बेट क्यों पड़ा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। यहाँ ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क एक शिकारी हुआ करता था उस समय में, है ना, और वो बाघ को मारते थे। ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है ये बाघ के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है ना। तो यहाँ पर बाघ को मार दिया करते थे, ये शिकारी जो आप देखते हैं ये बाघ को मार दिया करते थे। और लेकिन बाद में जाकर के इस शिकारी का दिल जो है पिघल गया कि अब हम बाघ को नहीं मारेंगे, है ना। तब उसके बाद ये सरकार से गुजारिश किया कि यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान बनाया जाए। बाद में जो है इसको राष्ट्रीय उद्यान के रूप में दर्जा दे दिया गया। पहले जो है बाघ बहुत यहाँ पर खतरनाक हुआ करता था, बाघ सब जो है मार दिया करते था आदमी को। आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन है? बाबू साहब आप लोगों के सामने ऑप्शन है सुंदरबन, नंदा देवी, ग्रेट निकोबार और डिब्रू सैखोवा। बताइए कौन इसका आंसर होगा? भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व, जैव मंडल रिजर्व का मतलब होता है ऐसा क्षेत्र जहां पर जो है सो आपका पृथ्वी का वैसा भाग जहां पर जीव जंतु एकदम खुले में वातावरण में घूम सकते हैं, कोई दिक्कत वहां पर नहीं है ना। बताइए इसका कौन होगा? तो ये बाबू इसका सबसे छोटा जो है ये डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय, डिब्रू सैखोवा है, छोटा जैव मंडल रिजर्व है। और ये असम राज्य में है, ये असम राज्य में है, डिब्रूगढ़ में। आप लोग जानते होंगे ये तेल के लिए भी बहुत फेमस है ना। डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ जगह में है, जगह पर है, इसलिए इसका नाम है डिब्रू सैखोवा, डिब्रू सैखोवा। और याद रख लीजिए ये घोड़ा के लिए बड़ा प्रसिद्ध है ना, जंगली घोड़ा के लिए ये जगह जो है बहुत प्रसिद्ध है। हर जीव मंडल हर जो है कुछ न कुछ के लिए प्रसिद्ध है। जैसे इससे पहले आप लोग जिम कॉर्बेट पढ़े तो जिम कॉर्बेट जो है बाघ के लिए प्रसिद्ध है, उसी तरीका से ये जो डिब्रू सैखोवा है बहुत छोटा भी है और ये जंगली घोड़ा के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक, अगले सवाल की ओर चलते आइए। Q9, अभी जस्ट इस सवाल के बारे में आप लोग को चर्चा किए थे कि Q9 का उपयोग बताइए बाबू सब कहाँ होता है? Q9 एक प्रकार का दवा है और इसका उपयोग कहाँ होता है बताइए? मलेरिया में कि कैंसर में कि दर्द निवारण में या टीबी में? बताइए किसमें किया जाता है? समझ में आ रहा है ना आप लोग को बाबू सब? मस्ती से समझ रहे हैं कि नहीं? समझते चलिए। कभी अपने आप को निराशा मत होने दीजिए, हताश नहीं होने दीजिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए, एक न एक दिन अवश्य सफलता आपके कदम को चूमेगी, है ना। आइए Q9 बाबू, Q9 एक प्रकार का दवा है और ये मलेरिया के उपचार में इसका जो है सो उपयोग किया जाता है, मलेरिया के उपचार में। और मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम के कारण होने वाला, प्लाज्मोडियम के कारण होने वाला ये रोग है। और मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटता है, मच्छर के माध्यम से जो है ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चले जाता है मच्छर के काटने से, है ना। तो ये याद रखिएगा, मलेरिया, मलेरिया आप लोग सुनते होइएगा, मलेरिया बुखार हो गया, मच्छर काट लिया हमारा, बाप रे बाप, है ना। तो मच्छरदानी का यूज करिएगा तो मलेरिया नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला हमारा सवाल है कि कैगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है? बताइए कैगा परमाणु विद्युत गृह तमिलनाडु राज्य में, कर्नाटक राज्य में, उत्तर प्रदेश राज्य में, राजस्थान में? बताइए कहाँ है, कहाँ पर यह स्थित है, बताना है। कैगा बाबू साहब इस सवाल को तो आप लोग कभी जिंदगी में भूलवे नहीं करिएगा, क्योंकि इसका सारा आंसर कोए को पर होता है। देखिए कैगा, और ये है किस राज्य में? ये है कर्नाटक राज्य में, कर्नाटक राज्य में। कोई पूछेगा तो किस नदी पर? ये काली नदी पर बना हुआ है ना, ये काली नदी पर बना हुआ है। देखिए इसका सब बात कोए को पर है कि नहीं। पूछेगा जो है किस राज्य में है कैगा, कैगा किस राज्य में है? तो कर्नाटक राज्य में है।
कर्नाटक राज्य में किस नदी पर बना हुआ है? तो काली नदी पर बना हुआ है ना। यहाँ पर परमाणु यानी यूरेनियम को तोड़ करके जो है सो क्या बनाया जाता है बताइए? ऊर्जा बनाया जाता है, जिससे परमाणु बम बनाया जाता है, विद्युत उत्पादन किया जाता है। तो भूलबो करिएगा इसको, बताइए। इस देख रहे हैं इस तरीका से इसमें बॉयलर रहता है और ये बड़ा बाबू घातक होता है। अगर एक बार फट जाएगा ना तो पूरा शहर तबाह हो जाता है। बहुत ज्यादा ये मोटा बनाया जाता है ना। चलिए आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला हमारा सवाल है कि कृष्णा राज सागर बांध, राज सागर बांध जो है किस नदी पर बना हुआ है? तो भूल से आप लोग कृष्णा राज है तो कृष्णा नदी नहीं मार दीजिएगा आंसर, है ना। ये इसका राइट आंसर नहीं होगा, बल्कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कावेरी नदी, है ना। कौन सा नदी? कावेरी नदी। और ये भी कर्नाटक राज्य में ही है। वहां पर एक राजा हुआ करता था बाबू कृष्णा, है ना, इसलिए उनके ही नाम पर कृष्णा राज सागर बांध का निर्माण किया गया। देखिए ये बहुउद्देशीय परियोजना बनाया गया है, कावेरी नदी पर बनाया गया है। याद रखिएगा कावेरी नदी पर यह बनाया गया है। कावेरी नदी पर कर्नाटक राज्य में है, कृष्णा राज सागर बांध है। ठीक है, इसको बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना भी कहा जाता है। आइए अगले सवाल पर चलते हैं। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? काली मिट्टी बाबू साहब ये आप लोग याद रखिएगा, काली मिट्टी को रेंगूर मिट्टी भी हम लोग कहते हैं। काली मिट्टी को रेंगूर मिट्टी भी कहते हैं। यह सबसे अधिक मात्रा में कहाँ पाया जाता है बताइए? ये आप लोग जानते होंगे। अगर कोई विद्यार्थी मुंबई जाते होइएगा तो मुंबई जाने के रास्ता में महाराष्ट्र में जब प्रवेश करते हैं तो वहां पर काली मिट्टी ही समूचे दिखाई पड़ती है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा महाराष्ट्र। और यहाँ महाराष्ट्र में होता है काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेंगूर मृदा भी कहा जाता है। और यहाँ कपास की खेती बहुत अधिक होती है बाबू। कपास रुइया वाला जो फसल होता है, जिनसे तकिया बनाया जाता है, रजाई बनाया जाता है ना, कंबल बनाया जाता है, आप लोग जानते होंगे। तो कपास जो है, कपास की खेती यहाँ बहुत अधिक होता है महाराष्ट्र में। काली मिट्टी पाया जाता है। काली मिट्टी को हम लोग रेंगूर मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। निम्न में से किसे नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है? बहुत अच्छा, अभी जस्ट आप लोग को इस पर चर्चा किए थे। नवीन जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है खादर, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है बाबू? सब याद रखिएगा, बांगर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। जो मिट्टी बाबू जल के द्वारा बहा करके लाया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। गंगा के किनारों में इसकी अधिकता पाई जाती है, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि गंगा हर साल बाढ़ लाती है। और बाढ़ जब लाती है तो वो मिट्टी को एक खेत से दूसरे खेत में ले जाके अपना रख देता है ना। मिट्टी काट लीजिए, अगला साल फिर भर जाएगा उस नदी के किनारे, है ना। तो खादर मिट्टी कहते हैं नवीन जलोढ़ मिट्टी को, और पुराना बांगर मिट्टी कहा जाता है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को। ठीक, आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। किस भाग में मैंग्रोव वन का सबसे अधिक विस्तार है बताइए? मैंग्रोव वन नाम सुने हैं इस वन का? जंगल है एक, मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन बाबू सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है सुंदरबन के डेल्टा में। किसमें? सुंदरबन के डेल्टा में। सुंदरबन। और सुंदरबन जो है बाबू, ये आप लोग याद रखिएगा, ये पश्चिम बंगाल में है। किस बंगाल में? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में। केमछो, केमछो, है ना, जल खा छो, ये सब बंगाल के भाषा है, आप लोग जानते होंगे। हमको तो उतना नहीं बोलने आता है। आइए, तो ये सुंदरबन है, पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। और ये बाबू एक प्रकार का नदी डेल्टा है। सुंदरबन जो एक प्रकार का नदी डेल्टा है। जब गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो वहीं पर एक डेल्टा का निर्माण करता है, जिसको सुंदरबन का डेल्टा कहा जाता है। और सुंदरबन के डेल्टा पर ही पाया जाता है मैंग्रोव वन। देखिए इस तरीका का उसका जड़ जो होता है वो जमीन से ऊपर रहता है इसे, है ना। और यहाँ दलदली मिट्टी पाया जाता है। और इसमें पाया जाता है बंगाल टाइगर, है ना, बंगाल टाइगर। यहाँ पर बंगाल टाइगर पाया जाता है। अगर तुम लोग यहाँ जाएगा तो तुम लोग का वो भोज करेगा। भाग नहीं पाओगे, क्योंकि इसके देख लो जड़ में फंस जाओगे। इसी को हम लोग मैंग्रोव वन कहते हैं। और मैंग्रोव वन सुंदरबन में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। इनकी जड़ें बाबू ऊपर होती है, जिनसे इनको ऑक्सीजन बहुत अधिक मात्रा में मिल पाता है। इनको याद रखिएगा, जड़ इसका देखिएगा तो ऊपर रहता है एकदम, है ना। यह में छिपल रहता है बंगाल टाइगर। ठीक है, आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला हमारा सवाल है कि नर्मदा घाटी परियोजना का संबंध, नर्मदा घाटी परियोजना का संबंध जो है किस राज्य से है?
नर्मदा नदी के बारे में आप लोग समझ लीजिए बाबू कि ये इस नदी का जो उद्गम होता है ये होता है मध्य प्रदेश राज्य से। मध्य प्रदेश से शुरू होता है अमरकंटक की पहाड़ी से। अमरकंटक की पहाड़ी से, अमरकंटक की पहाड़ी से ये शुरू होता है और ये मध्य प्रदेश होते हुए है ना, गुजरात होते हुए और महाराष्ट्र, ये 3 राज्य में ये नदी जो है सो बहती है और ये जो है सो बाद में कहाँ मिल जाती है, अरब सागर में जाकर के गिर जाती है ना। देखिए ऐसे यहाँ इस तरीका से जो है ये नदी इस तरीका से, यहाँ गुजरात राज्य है आप लोग जानते होंगे, तो मध्य प्रदेश से बहते हुए ऐसे महाराष्ट्र गुजरात होते हुए कहाँ चले जाती है, ये जो है सो ये चले जाती है आपका अरब सागर में। तो ये याद रखिएगा कि ये जो नदी घाटी परियोजना है इनसे 3 राज्य पर जो है सो इफेक्ट होता है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। आइए, भूमिगत जल स्तर की गिरावट रोकने के लिए कौन योजना चलाई गई है? भौम जल स्तर, जमीन मिट्टी के अंदर नीचे जो बाबू पानी है उनका स्तर धीरे धीरे गिरता जा रहा है। आप लोग जानते होंगे कि पहले देखिएगा कहते थे कि बाप रे बाप 40 फीट पर पानी आने लगा, अब देखिएगा लोग सब 300 फीट वाला कॉल करवाते हैं ना हो। तो क्या है मतलब, क्या धीरे धीरे जो है जल स्तर गिरता जा रहा है, लेकिन इसको हम लोग बचा कैसे सकेंगे, यानी इसको रोक कैसे सकते हैं? तो इसको देखिए ध्यान से, वर्षा जल का भी अगर आप लोग जमा करिएगा तो उनसे भी बच सकता है। वाटर शेड मैनेजमेंट, वाटर शेड मैनेजमेंट का मतलब क्या कि वर्षा जब होता है तो हम लोग अपने छप्पर पर जो है पानी जो गिरता है उसको बर्बाद नहीं होने देंगे। अगर उनको टंकी में हम लोग अगर जमा कर देंगे तो इनसे भी क्या होता है, उनको जमीन के अंदर अगर डाल दिया जाएगा, इनका उपयोग करेंगे तो अंदर का पानी बचेगा, तो ये भी हो जाएगा। ड्रिप सिंचाई, ड्रिप सिंचाई का मतलब होता है बाबू बूंद बूंद करके पानी देना, बूंद बूंद करके पानी देना, है ना। ऐसा सिंचाई जो जिसमें बूंद बूंद करके पानी देते हैं। तो अगर स्वाभाविक बात है कि इसमें कम पानी लगेगा, और कम पानी लगेगा यानी इनमें से सभी जो है भौम जल स्तर को रोक सकता है ना। सभी भौम जल स्तर को क्या कर सकता है, रोक सकता है। आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना क्या है बताइए? दक्षिण भारत, आप सभी स्टूडेंट जानते होंगे कि दक्षिण भारत के बारे में आप लोग जानते होंगे कि ये जो राज्य है नीचे इस तरीका से, मान लीजिए कि इंडिया का मैप है तो इससे नीचे जो आप लोग जानते होंगे इधर जो नीचे हो जाता है ये दक्षिण भारत कहलाता है। और दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना माने नदियों पर जो है बांध बना करके वहां पर करंट उत्पन्न किया जाता है, तो ये कौन सा है? तो ये है आपका, याद रखिएगा, तुंगभद्रा नदी घाटी परियोजना। तुंगभद्रा नदी ये है बाबू, ये तुंगभद्रा नदी, तुंगभद्रा नदी ये आप लोग याद रखिएगा, तुंगभद्रा नदी पर बना हुआ है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है और ये याद रख लीजिएगा तुंगभद्रा नदी घाटी परियोजना जो है इस पर देख रहे हैं कि कितना अच्छा रात के समय का यहाँ नजारा, आप लोग इस चीज को देख सकते हैं कि ये कितना अच्छा रात के समय में इनके यहाँ जो पानी गिरते रहता है उसमें देखिए लाइट लगा दिया गया, जिससे इनको क्यों कहा गया बताइए बहुउद्देशीय परियोजना? बहुउद्देशीय परियोजना इसलिए कहा गया क्योंकि ये बहुत अधिक उद्देश्यों की पूर्ति कर देता है ना। और तुंगभद्रा नदी घाटी परियोजना याद रखिएगा कर्नाटक राज्य में स्थित है। आइए अगले सवाल पर चलते हैं। पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ बताइए? पर्यावरण शिखर सम्मेलन हेतु पहला जो है सो कब आयोजित किया गया था ये बताना है। मतलब क्या कि हम अपने पर्यावरण को कैसे बचाए, इन सारे चीजों को लेकर के विश्व शिखर सम्मेलन यानी लोगों को, विश्व के लोगों को जो है सम्मेलन किया गया। तो कब किया गया था यह याद रखिएगा, 1972 ईस्वी में किया गया है, 1972 ईस्वी में, है ना। स्टॉकहोम स्वीडन, स्टॉकहोम स्वीडन देश में किया गया था, स्टॉकहोम स्वीडन देश में, ठीक है, स्टॉकहोम स्वीडन देश में किया गया था, तो याद रखिएगा। आइए अगला और है सवाल क्या? नहीं बाबू, इतना ही सवाल था। आप लोग आज इस क्लास में बहुत सुंदर तरीका से बहुत विभिन्न प्रकार के सवालों को समझने का प्रयास किए हैं। अब इजाजत दीजिए, फिर हम लोग जल्द ही मिलेंगे आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।